अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। आज हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की लास्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्टडी करेंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल इसी तरह से जैसे यूनाइटेड नेशंस से पहले लीग ऑफ नेशंस थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनी थी। लेकिन जिस तरह से लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी, इसी तरह से परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी प्रॉपर जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाई थी वर्ल्ड के अंदर। तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जैसे जैसे यूएन बन रही थी, तो यूएन चार्टर के अंडर ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाई गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की जुडिशियल ऑर्गन है और इसको यूएन के चार्टर के अंडर बनाया गया था जून 1945 में, लेकिन इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी अप्रैल 1946 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स नेदरलैंड्स के अंदर हैं और 15 जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिनको फॉर अ टर्म ऑफ 9 years इलेक्ट किया जाता है। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वही बात के 15 जजेस हैं जिनको 9 years टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। और जो स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे है, बिल्कुल इसी तरह से यूएन का जिस तरह से चार्टर है, इसी तरह से आईसीजे का जो चार्टर है उसको स्टेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। उसके आर्टिकल 4 से 9 में मेंशन है कि ये जजेस किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंडली, आईसीजे के कॉम्पोजिशन में ये बात है कि कोई भी एक कंट्री जो है उसमें से किसी भी एक नेशनलिटी के 2 जजेस कभी भी सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे, कभी भी इलेक्ट नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 6 में ये बात मेंशन है कि चाहे जिस भी स्टेट से ताल्लुक हो जज का, अगर उसका मॉरल कंडक्ट हाई है तो उसको जज इलेक्ट किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 से 18 में ये बात मेंशन है कि जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं और जजेस किसी भी दूसरे ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। अगर वो आईसीजे के जजेस हैं तो उनके पास सिर्फ वही एक ऑफिस होगा। जहां तक बात है जजेस को सस्पेंड करने की, तो अगर कोई एक जज जिसको सस्पेंड किया जाना है उसके खिलाफ बाकी सारे के सारे जजेस डिसीजन दे देते हैं तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और जहां तक बात है रूलिंग की, तो मेजॉरिटी का जो वोट होता है वही आईसीजे की रूलिंग होती है। और अगर बराबर वोट्स हो जाएं तो फिर फॉर एग्जांपल 7 जजेस किसी डिसीजन के फेवर में, 7 अगेंस्ट और 1 न्यूट्रल है, तो फिर आईसीजे के प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर हम लोग देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टेट्यूट है उसके आर्टिकल 38(1) के अकॉर्डिंग यही इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज भी हैं वर्ल्ड के अंदर। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है ट्रीटीज और कन्वेंशन। ट्रीटीज और कन्वेंशन क्या होती हैं? जो भी स्टेट्स आपस में ट्रीटीज कर लेती हैं या फिर प्रीवियसली कोई ट्रीटीज हुई भी थी तो वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है, स्टेट्स ने उनको फॉलो करना है। तो आईसीजे के स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग यही सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं और आईसीजे के अंदर भी ये एज अ लॉ अप्लाई हो रहे होते हैं। सेकंड सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कस्टम्स है। कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस प्रैक्टिस कर रही होती हैं, एक्सरसाइज कर रही होती हैं, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस उसको एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि ये कहे कि ये प्रैक्टिसेस गलत हैं, तो आईसीजे के अकॉर्डिंग, स्टेट्यूट ऑफ आईसीजे के अकॉर्डिंग वो लॉ बन जाती हैं और यही एज अ लॉ आईसीजे के अंदर अप्लाई भी हो रही होती हैं। अगर तीसरा हम लोग सोर्स बात करें इंटरनेशनल लॉ का, तो वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ प्रैक्टिस बाय या एक्सरसाइज बाय सिविलाइज्ड नेशंस। तो ये क्या है? आईसीजे के स्टेट्यूट के अकॉर्डिंग जितनी भी सिविलाइज्ड नेशंस थी, पहले जो रोमन सिविलाइजेशन वगैरह थी जहां से इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व होकर आया था, वो सब जिन जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते थे, वो सब जनरल प्रिंसिपल्स भी अब सोर्सेज ऑफ लॉ हैं और वही आईसीजे के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जुडिशियल डिसीजंस, तो आईसीजे के अकॉर्डिंग जितनी भी पहले सिमिलर सर्कमस्टांसेस और सिमिलर फैक्ट्स के साथ किसी केस में जो भी डिसीजन आई थी, जो भी जुडिशियल डिसीजन आई थी, अगर दोबारा उसी तरह के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के साथ कोई और केस आ जाता है तो वो पहले वाली जुडिशियल डिसीजन अब दोबारा से एज अ लॉ अप्लाई हो रही होती हैं। और फाइनल अगर हम लोग देखें तो ज्यूरिस्डिक्ट वर्क्स, आईसीजे के इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जितने भी ज्यूरिस्डिक्ट वर्क्स हैं, यानी कि रिनाउंड जजेस की लिखी हुई बुक्स या उनके लिखे हुए रिसर्च पेपर्स वगैरह, वो भी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं और उनसे भी लॉज डिराइव किए जा रहे होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग जुरिस्डिक्शन देखें तो आईसीजे, वही बात के यूएन के जिस तरह से बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसी तरह से आईसीजे का भी ये फ्लॉ है कि आईसीजे खुद किसी भी स्टेट के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती क्योंकि अगेन सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही होती है। तो आईसीजे सिर्फ तभी रूलिंग दे सकती है जब कोई 2 डिस्प्यूटेंट स्टेट्स खुद आके आईसीजे से कहें कि हम लोगों का ये डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करवा दें। तो
अब उसके बाद जब डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करवाने की बात करती हैं तो अब आईसीजे के जो भी डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं, उन पे अपील नहीं की जा सकती। इसलिए 1946 से लेकर 2016 तक सिर्फ 144 केसेस थे जो कि आईसीजे के पास ले जाए गए। उनमें से भी 1/4 केसेस को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आईसीजे के डिसीजन आने से पहले ही कोई स्टेट्स आपस में खुद फैसला कर ले कि हमारा ये डिसीजन है, तो फिर आईसीजे उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं दे सकती, कोई डिसीजन नहीं दे सकती। आईसीजे को उन स्टेट्स का अपना लिया हुआ डिसीजन मानना पड़ता है। तो 144 केसेस इतने सालों में आईसीजे के पास तो गए, लेकिन उसमें से 1/4 आईसीजे का डिसीजन आने से पहले ही विदड्रॉ कर लिए गए। रीजन क्या थी कि आईसीजे का डिसीजन फाइनल होता है, फिर वो स्टेट्स को मानना पड़ रहा होता है, और इसलिए फिर स्टेट्स कोशिश यही कर रही होती हैं कि वो अपनी सॉवरेंटी, अपना डिसीजन लेने का राइट आईसीजे को दे ही नहीं रही होती। उसके अलावा आईसीजे दो तरह की ज्यूरिसडिक्शंस देता है, एक कंटेंशियस केसेस में और एक एडवाइजरी ओपिनियन। इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेंशियस केसेस देख लेते हैं। कंटेंशियस केसेस वो होते हैं जो कि एडवर्स केसेस होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट की बेस के ऊपर केसेस होते हैं और स्टेट्स उनको खुद लेके आती हैं आईसीजे के पास केस के ऊपर हमें रूलिंग दे, और आईसीजे जो भी रूलिंग देती है, जो भी डिसीजन देती है, स्टेट्स उसके बारे में एग्री करती हैं कि स्टेट्स उसके साथ बाइंड रहेंगी। इसके अलावा कंटेंशियस केसेस की जो भी रूलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही प्रोवाइड कर, स्टेट्स ही आ सकती हैं अपना कोई केस लेकर। जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो इसका पार्ट नहीं होते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आईसीजे कोई प्रोसीजर कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होगा, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर्स उसका पार्ट नहीं होते। जब आईसीजे इन स्टेट से रिलेटेड जो भी केस है उसके ऊपर जब प्रोसीडिंग्स कर रहा होगा, तो फिर वो नॉन स्टेट एक्टर्स को उसका पार्ट बना सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दो तरह की जुरिस्डिक्शंस होती हैं इसमें भी, कंटेंशियस केसेस में भी। एक वॉलेंट्री जुरिस्डिक्शन और दूसरी ऑप्शनल जुरिस्डिक्शंस। जहां तक वॉलेंट्री जुरिस्डिक्शंस की बात है तो जो कोई भी केस जब कन्फर किया जाएगा आईसीजे को, तो फिर आईसीजे की रूलिंग जो है वो बाइंडिंग होगी उन दोनों स्टेट्स के ऊपर। जहां तक ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन की बात है तो ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी मैटर आ सकते हैं, कोई एडवाइस आ सकती है, जो भी यूएन की बॉडीज हैं वो कोई एडवाइस मांग सकती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की किसी क्लॉज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आईसीजे से हेल्प मांग सकती हैं। तो ये सब ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। अगर हम लोग कंटेंशियस केसेस की एग्जांपल देखें तो बहुत ही रिसेंट एग्जांपल कुलभूषण यादव केस की थी, जिसमें स्टेट्स खुद गई थी आईसीजे के पास, और ये एक एडवर्स कॉन्फ्लिक्ट का एक केस था। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल 1980s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कंप्लेन किया था आईसीजे में कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिप्लोमेट्स को डिटेन कर रहा है। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं एडवाइजरी ओपिनियन का। एडवाइजरी ओपिनियन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आईसीजे परफॉर्म करती है सिर्फ और सिर्फ यूएन के ऑर्गन्स के लिए। यूएन के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन जहां तक बात है कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो कि आईसीजे को लगे कि स्टेट्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं कुछ ऐसे मैटर्स के ऊपर जिनमें स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो फिर उनको अलाउ किया जाता है कि वो रिटन फॉर्म में अपना जो भी उनको लगता है कि उनका कोई ओपिनियन है वो दे सकें, और उसको फिर एडवाइजरी ओपिनियन में शामिल किया जाता है अगर वो अप्रोप्रिएट हो। इसकी एक एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन केस के ऊपर कि न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के लिए थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। तो इस केस के ऊपर एडवाइजरी ओपिनियन स्टेट से भी लिया गया, उनका भी इनपुट लिया गया था। तो इस तरह से आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की समझ आ गई होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।